बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल ऑटोप्सी करने वाले हैं। एक ऐसी डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन जहां हम ये समझेंगे कि आखिर एक इतना विशाल पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ अनस्टॉपेबल सुपर पावर मौर्य साम्राज्य कुछ ही दशकों में पूरी तरह से कैसे कोलैप्स हो गया। सोचो, एक ऐसा एम्पायर जिसके पास लाखों की सेना थी, एकदम टॉप क्लास प्रशासन था, उसको अचानक क्या हो गया? चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा मिलियन डॉलर सवाल यही उठता है कि प्राचीन भारत का सबसे महान साम्राज्य इतनी जल्दी बिखर कैसे गया। पिछले विश्लेषणों में हमने सम्राट अशोक के मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी कमाल के पॉलिसीज पर काफी चर्चा की थी, लेकिन आज हम ठीक उसके बाद आई अचानक कमजोरी और उसके मल्टीफैक्टोरियल कोलैप्स की तह तक जाएंगे। हम उन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे जिन्होंने इस मैसिव स्टेट को आखिरकार घुटनों पर ला दिया था। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, पतन की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा, इस विशाल साम्राज्य का भारी बोझ। तीसरा, अहिंसा और आक्रमण। चौथा, शुंग वंश का फाइनल ब्लो। और आखिर में हम सोचेंगे कि क्या ये सिर्फ एक अंत था या किसी नई शुरुआत का संकेत। तो चलिए सीधे अपने पहले सस्पेक्ट की तरफ चलते हैं, यानी पतन की शुरुआत। असल में हुआ ये कि अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य को कोई भी उनके जैसा ताकतवर और कुशल शासक नहीं मिला। अब जब स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप ही गायब हो जाए तो साम्राज्य की पकड़ तो ढीली पड़नी ही थी ना। और इसका नतीजा ये हुआ कि दूर दराज के प्रांतों में लगातार विद्रोह यानी रिबेलियंस भड़कने लगे। जो प्रशासन कभी अपनी चुस्ती के लिए फेमस था, वहां एक अजीब सा ढीलापन, एक वाइड स्प्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्सिटी आने लगी थी। इस सिचुएशन को हम एक बहुत ही सटीक हिस्टोरिकल कोट से समझ सकते हैं। वीक सक्सेसर्स वर अ मेजर कॉज ऑफ मौर्यन डिक्लाइन। एकदम पॉइंट की बात है ये, क्योंकि किसी भी साम्राज्य की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी उत्तराधिकार की योजना कैसी है। और मौर्य वंश के केस में दुर्भाग्य से ये सक्सेशन प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई थी। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, इस विशाल साम्राज्य का अपना ही एक बहुत भारी बोझ। जरा उस वक्त के ज्योग्राफी के बारे में सोचिए। ये साम्राज्य इतना बड़ा था कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई। एक मैक्रो लेवल पर सोचें तो एंशिएंट टाइम में जब इंटरनेट या फास्ट ट्रांसपोर्ट नहीं था, इतने विशाल क्षेत्र पर प्रैक्टिकली कंट्रोल रखना लगभग इम्पॉसिबल था। कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस के कारण केंद्र से इंस्ट्रक्शंस पहुंचने में महीनों लग जाते थे, और जैसे ही केंद्र कमजोर हुआ, दूर के राज्यों को अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। इसको इतिहास में एक रूल की तरह देखा जाता है कि ओवर एक्सपेंशन वीकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी अपनी प्रशासनिक क्षमता से ज्यादा फैलना हमेशा भारी पड़ता है। बिना चुस्ती और एजिलिटी के इतना ज्यादा एक्सपेंशन स्टेट के टुकड़े टुकड़े होने की एक गारंटीड रेसिपी बन जाता है। और हाँ, पैसे को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये बड़ा ही आयरॉनिक और फैसिनेटिंग डेटा है। जिन वेलफेयर और मिलिट्री पॉलिसीज ने शुरू में इस साम्राज्य को मजबूत बनाया, उन्हीं नीतियों ने आखिर में इसका खजाना पूरी तरह से खाली कर दिया। एक मैसिव स्टैंडिंग आर्मी को बनाए रखने का खर्चा, इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का फाइनेंशियल बोझ और गरीबों के वेलफेयर के लिए चलाई गई पॉलिसीज, इन सब ने मिलकर इकोनॉमी की लिटरली कमर तोड़ दी। तो यहाँ सबसे क्रूशियल टेक अवे ये है कि इकोनॉमिक बर्डन वीकेंड द मौर्यन स्टेट। सीधी सी बात है, जब ट्रेजरी खाली होती है तो कोई भी एम्पायर अंदरूनी डिके और बाहरी दुश्मनों के आगे बेहद लाचार और वल्नरेबल हो जाता है। और मौर्य साम्राज्य के साथ भी ठीक यही हुआ। चलिए अब अपनी इस इन्वेस्टिगेशन का फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं एक बेहद डिबेटेड टॉपिक पर, अहिंसा की नीति और लगातार होते विदेशी आक्रमण। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और थोड़ी जानलेवा दुविधा थी। एक तरफ सम्राट अशोक की शांतिवादी नीति चल रही थी, जिसकी वजह से सेना और सैनिक आइडल होने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पर शांति बिल्कुल नहीं थी। नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पर इंडो ग्रीक इन्वेजन्स जैसे एक्टिव थ्रेट्स और अग्रेसिव बाहरी शक्तियों का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां आइडियोलॉजी और ग्राउंड रियलिटी एक दूसरे से पूरी तरह टकरा रहे थे। लेकिन यहां हमें थोड़ा बैलेंस्ड रहना होगा, क्योंकि अशोका's पैसिफिस्ट पॉलिसी रिमेन्स अ डिबेटेड कॉज। हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के बीच आज भी ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि अहिंसा के कारण मिलिट्री अप्रोच थोड़ी सॉफ्ट जरूर हुई थी, लेकिन मौर्य पतन का पूरा दोष सिर्फ और सिर्फ शांतिवाद पर डाल देना, इस पर आज भी एक्सपर्ट्स आपस में पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। अब हमारी ये हिस्टोरिकल ऑटोप्सी उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां इस साम्राज्य पर आखिरी प्रहार हुआ, वो फाइनल ब्लो जो ठीक शाही महल के अंदर हुआ था।
सोचो, एकदम किसी ड्रामेटिक थ्रिलर फिल्म जैसा सीन था। पहले स्टेप में देखें तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथा एक बेहद कमजोर और असफल शासक थे। दूसरा स्टेप, और ये सबसे शॉकिंग मोमेंट था, उनके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने उनकी हत्या कर दी। और तीसरा स्टेप, ठीक 185 बीसीई में इस हत्या के साथ ही एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसे हम शुंग डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो ये स्पेसिफिक डिटेल एकदम गोल्डन नगेट की तरह है। क्वेश्चन अक्सर आता है, हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी? और इसका सीधा सा और पॉइंट टू पॉइंट आंसर है पुष्यमित्र शुंगा। ये पैलेस असैसिनेशन इतिहास को बदलने वाली एक ऐसी घटना है जिसे याद रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आखिर में हमें ठीक कोलैप्स के बाद के हालात पर ध्यान देना होगा। ये देखना होगा कि इस विशाल साम्राज्य की राख से आखिर उभर कर सामने क्या आया, एक अंत था या एक नई शुरुआत। अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो 185 बीसीई में शुंगा डायनेस्टी का उदय हुआ, फिर उसके ठीक बाद कन्वा वंश स्थापित हुआ, और इसी दौरान नॉर्थ वेस्ट की तरफ इंडो ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा था। यानी जो सबकॉन्टिनेंट कल तक एक सेंट्रलाइज्ड सुपर पावर था, वो अब वापस से छोटे छोटे आपस में टकराते हुए स्टेट्स में फ्रैगमेंट हो गया था। भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह से बदल चुका था। तो आज की चर्चा को हम इस एक प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या मौर्य साम्राज्य का अंत सिर्फ एक ट्रैजिक कोलैप्स था, या फिर ये इंडियन हिस्ट्री के एक नए, डायनामिक और एनर्जेटिक फेज की एक जरूरी शुरुआत थी? सच्चाई तो ये है कि इतिहास में घटनाएं रेयरली कभी पूरी तरह से अंत होती हैं। वो बस एक फैसिनेटिंग साइकिल का हिस्सा होती हैं जो लगातार नई शुरुआतों को जन्म देती हैं। खैर, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप एक्सप्लोरिंग और सीखते रहिए।